Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। 10th क्लास को पर जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आप जैसे साल्ट खाते हैं यानी कि नमक हम खाते हैं, अगर उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए तो आपका एक्शन क्या होगा। यानी कि जो 15 से 20 रुपीज में पर केजी हमें बिकता है, अगर उसको 100 पर केजी कर दिया जाए तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा। अब इसी के आधार पर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसमें क्या है, महात्मा गांधी एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको दांडी मार्च कहते हैं। उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अब हमने कहां तक पढ़ा था, हमने एनसीएम को पढ़ा था कि एनसीएम के प्रभाव किस तरीके से रहे। उसके बाद स्वराज पार्टी का निर्माण कर दिया गया था। साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आता है, ये पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। हमने साइमन कमीशन को क्या किया था, बाइकआउट किया था कि यहाँ से भागो, हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। यानी कि साइमन कमीशन हमारे देश के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी सहायता नहीं कर सकता। ये सोचते हुए हमने साइमन कमीशन को क्या किया था, बाइकआउट किया था। इसी तरीके से लास्ट कंसेप्ट हमारा क्या था, 26 जनवरी 1930 यानी कि 26 जनवरी 1930 को हमने क्या बनाया था, इंडिपेंडेंस डे बनाया था। लेकिन तब तक हम आजाद नहीं हुए थे। ये कंसेप्ट कौन लेकर आए थे, ये लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू। और मैंने ये कहा था कि रेडिकल्स होते हैं और क्या होते हैं, लिबरल्स होते हैं। रेडिकल्स उनको कहते हैं जो एग्रेसिव तरीके से क्या करना चाहते हैं, देश को आजाद कराना चाहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स कहलाते हैं। कुछ हमारे नेता क्या थे, लिबरल्स थे। लिबरल्स का मतलब क्या है, आराम से बिना किसी हिंसा के क्या है, ब्रिटिशर्स को ये दिखाना कि आपको हमें क्या देना चाहिए, अधिकार देने चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हम पिछली क्लास में क्या है, डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये घटना घटने के बाद 26 जनवरी वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये आने के बाद फिर महात्मा गांधी क्या एक्शन लेते हैं, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, पहले इसको समझाऊंगी, फिर इसके बाद में फिर आप अच्छे तरीके से देखना कि किस तरीके से जो ये हुआ था, ये घटनाएं क्या है, घटी थी। टाइम आता है 31 जनवरी। देखो, वहां पर हमने पढ़ा था कि 29 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये किसने कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखो बेटे, जिसने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप पिछली क्लासेस को देखें, तब आप इस पर आएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी आप यहीं से भी देखते हैं तब भी सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले पिछली क्लासेस को देखें, फिर उसके बाद इस क्लास पर आए तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब देखो, हमने 26 जनवरी में यहां मैंने छोड़ा था, 26 जनवरी 1930 को मैंने ये छोड़ा था कि हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था, इंडिपेंडेंस डे बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब यहां देखो, 31 जनवरी 1930 कब का टाइम था, 1930 का टाइम था। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी, महात्मा गांधी 11 डिमांड्स रखते हैं। क्या रखते हैं, 11 डिमांड्स। और किसके सामने रखते हैं, इरविन के सामने। किसके सामने, इरविन, ब्रिटिश गवर्नर था ये, उनके सामने 11 डिमांड्स रखी जाती हैं। जैसे इस तरीके से एक टेम्पलेट तैयार किया और वहां पर अलग अलग 11 डिमांड्स को क्या है, रख दिया कि ये डिमांड है, ये पीजेंट्स के लिए है, ये क्या है, जो मर्चेंट होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके लिए है। तो अलग अलग 11 डिमांड का एक क्या बनाया था, चार्टर बनाया था। और किसके पास भेजा था, लॉर्ड इरविन के पास भेजा। या तो आप हमारी इन डिमांड्स को मानो, नहीं तो हम एक बड़े लेवल का क्या करने वाले हैं, मूवमेंट करने वाले हैं। ब्रिटिशर्स हमेशा ये रिएक्शन इनका क्या रहता था, कोई भी ऐसे लेटर्स वगैरह देखा कि ये गांधी जी ने भेजा है, गांधी जी ने भेजा है 11 डिमांड्स, इस तरीके से डस्टबिन में उनको क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। तो इरविन ने भी ऐसा, ये जो 11 डिमांड्स वाला जो कंसेप्ट आया था, इसको पढ़ा और डस्टबिन में डाल दिया कि हमें नहीं सुनना। और उसमें एक और चीज लिखी थी, साल्ट वाली बातें, यानी कि जो ये नमक है, नमक पर आपने मोनोपोली ले रखी है। क्या ले रखी है,
मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। यानी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल किस पर रहेगा? नमक बनाने पर, नमक पर टैक्स लगाने पर और नमक को बेचने पर पूरा अधिकार किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो इस तरीके से एक डिमांड ये भी रखी थी कि जो आपने सॉल्ट पर जो आपने टैक्स लगा रखे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये जो डिमांड है ये नहीं मानी जाती। कौन नहीं मानते? ब्रिटिशर्स नहीं मानते। और यह नाम किसका आता है? इरविन का नाम आता है कि हम इन डिमांड्स को नहीं मानने वाले हैं। आगे देखो, आगे अब ये टाइम देखो कब का है, कहां तक पढ़ लिया आपने? ये 1930 तक आपने क्या है इसको पढ़ लिया। अब गांधी जी नहीं मानने वाले थे कि ठीक है अगर आप हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो अब जो लास्ट डेट उनको दी थी, इरविन को रिस्पॉन्स करने की लास्ट डेट दी थी, वो दी थी 11 मार्च 1930 दी थी कि अब तक अगर आपने हमारी डिमांड्स को मान लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं बड़े लेवल का क्या करने वाला हूं? मूवमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। अब देखो इसमें घटना क्या घटती है। 12 मार्च 12 मार्च 1930 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। यहां से हमारा क्या स्टार्ट होता है? दांडी मार्च स्टार्ट होता है। क्या होता है? दांडी मार्च। बहुत ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी, एक जगह है साबरमती, साबरमती, और एक जगह है दांडी। क्या है? दांडी। ये कहते हैं कि मैं जैसे यहां से यात्रा शुरू करूंगा, कहां से? साबरमती से यात्रा शुरू करने वाला हूं और कहां तक जाऊंगा? दांडी तक जाने वाला हूं, जिसमें कितने किलोमीटर ये मील्स की दूरी रहेगी? 240 मील की दूरी रहेगी। यानी कि ये 240 मील की दूरी मुझे पैदल तय करनी है। क्यों करनी है? इसके पीछे भी क्या था? लॉजिक था। जैसे साबरमती से चलेंगे ना, तो साबरमती से चलेंगे और दांडी तक जाएंगे तो बीच में बहुत सारे गांव, देहात, शहर, कई सारी चीजें यहाँ पर आएंगे। तो जिस तरीके से शाम तक, जैसे सुबह ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे, यात्रा करना स्टार्ट करेंगे और फिर शाम तक वो कहीं ना कहीं रुकने का काम करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे क्या करनी है? 240 मील की यात्रा। अगर इसको किलोमीटर में देखें ना तो ये 390 किलोमीटर आएगा। 390 किलोमीटर, क्योंकि ये यूनिट बड़ी होती है, मील वाली यूनिट बड़ी होती है और किलोमीटर वाली छोटी होती है। तो इस तरीके से ये 390 किलोमीटर। अब ये यात्रा कितने दिनों तक करनी है? 24 दिनों तक करनी है। यानी कि हर रोज कितने मील चलना है? 10 मील चलना है। कहां से? साबरमती से लेकर दांडी तक। और यात्रा कितनी है? 240। हर दिन कितना चलना है? 10 किलोमीटर पर डे या 10 मील पर डे चलना है। अब देखो ध्यान से सुनना। अब जैसे जैसे जहां जहां पर भी रुकते जाएंगे तो अपने आइडियाज के बारे में महात्मा गांधी या फिर उनके वॉलंटियर्स हैं वो उनके बारे में बताने का काम करते हैं। तो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं 78 मेंबर के साथ प्लस महात्मा गांधी। यहां से यात्रा करनी स्टार्ट करते हैं साबरमती से और कहां तक? दांडी तक यात्रा करनी स्टार्ट करते हैं। कितने किलोमीटर? 200 मील। और ये 24 दिन तक क्या है? हर रोज 10 मील क्या है? यात्रा करेंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा? 240 मील तय हो जाएगा। इसको इन्होंने क्या कह दिया? इसको कह दिया साल्ट मार्च कह दिया। क्या कह दिया? साल्ट मार्च। अब ध्यान से सुनना, इसको साल्ट मार्च क्यों कहा? जो दांडी का इलाका है वो तटीय इलाका है। क्या इलाका है? तटीय इलाका। तटीय का मतलब क्या होता है? कोस्टल एरिया। जैसे यहाँ गुजरात के इलाके में दांडी पड़ता है तो यहाँ कोस्टल एरिया पर लगता है क्या है? दांडी। अब दांडी कोस्टल एरिया पर क्यों जा रहे हैं? कोस्टल एरिया पर, जैसे कोस्टल जो एरिया होता है तो यहाँ किससे लगता है? ये हमारा कौन सा इलाका है? अरेबियन सी वाला इलाका है।
यहाँ पर नमक अपने आप बन जाता है। नमक को बनाने में कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ओशन से पानी लेते हैं और अपने इस तरीके से खेत डेवलप कर लेते हैं। खेत एज द मीन कि वहां पर जो जैसे फर्श की तरह उसको डेवलप कर लेते हैं और वहां पर पानी गिरा देंगे। पानी गिराने के बाद जो पानी होता है, जो लिक्विड फॉर्म होती है, वो तो क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। और जो सॉलिड फॉर्म जो नमक के रूप में होती है वो कहाँ पर रह जाएगी, इन खेतों में रह जाएगी। तो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं होती। किसको बनाने में, सॉल्ट को बनाने में। लेकिन इतना आसान प्रोसीजर होने के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारी भरकम क्या लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था। किस पर लगा रखा था, नमक पर। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं एक सिंबल लेता हूं, एक बहुत ही कॉमन चीज जिसको पुअर और रिच दोनों इस्तेमाल करते हैं। पुअर और रिच पीपल खाने में, हर व्यक्ति, जैसे कोई गरीब है कोई अमीर है, वो किसका इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है आपका नमक का इस्तेमाल करता है। जैसे आटा है, आटे में जरा सा नमक डाला, कोई गरीब व्यक्ति है सब्जी नहीं ला सकता तो आटे में नमक डाला जरा सा, और वो फिर जो रोटी है वो स्वादिष्ट हो जाती है, तो उससे उसका गुजारा चल जाता है। तो इसी तरीके से जो बहुत ही कॉमन चीज है उसको पकड़ते हुए गांधी जी ने कहा कि ये जो लॉ बना रखा है ना, क्या बना रखा है, लॉ, नियम बना रखा है। ये नियम किसने बना रखा है, ब्रिटिशर्स ने बना रखा है। कि ब्रिटिशर्स ने जो नियम बनाया है कि सोल्ट पर हमारी क्या होगी, मोनोपोली होगी, यानी कि हम ही नमक बनाएंगे, हम ही टैक्स लगाएंगे, हम ही उसको बेचने का काम करेंगे। तो वो मोनोपोली खत्म करनी है किस मूवमेंट के द्वारा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से महात्मा गांधी साबरमती से दांडी जाते हैं, किसको लेते हैं, साल्ट सिंबल को लेते हैं कि ये जो नमक कानून बनाया है उसको हम तोड़ने का काम करेंगे। और कहां जाकर करेंगे, दांडी में। दांडी में क्यों, दांडी एक कोस्टल एरिया है जहां पर क्या है, नमक नेचुरल तरीके से भी बनता है और बहुत ही आसान प्रोसीजर के साथ बनाया जाता है। अब ये देखो, ये 12 मार्च को चलना स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं, 12 मार्च 1930 को चलना स्टार्ट करते हैं। कहां से, साबरमती से। कहां से, साबरमती से। आगे साबरमती से चलना स्टार्ट करते हैं और ये कब पहुंचते हैं, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। लेकिन ये इवनिंग में, शाम को पहुंचते हैं और सुबह ये 6 अप्रैल को सुबह मुट्ठी में नमक उठाया। दांडी में पहुंचने के बाद, यहाँ ये दांडी पहुंचते हैं, दांडी में पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को सुबह नमक उठाया और ये कहा गांधी जी ने कि आज से मैं क्या है, जो नमक कानून है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, अब मैं उसको तोड़ने का काम करता हूं। यानी कि अब से आगे से कोई भी क्या है, नमक कानून को फॉलो नहीं करेगा। तो अब ये 6 अप्रैल से ये जो मूवमेंट है 1930 से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये पूछ लेते हैं कहां से स्टार्ट होता है, दांडी से स्टार्ट होता है। और कौन से मार्च से स्टार्ट होता है, साल्ट मार्च से स्टार्ट होता है। साल्ट मार्च का मतलब क्या होता है, नमक यात्रा। क्या होता है, नमक यात्रा, यानी कि नमक के कानून को तोड़ने की जो यात्रा थी उससे ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कितने मील चले, ये चले आपके 240 मील्स तक की जो यात्रा है इन्होंने स्टार्ट की थी। इस तरीके से ये यहाँ पर इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अब गांधी जी डिक्लेयर कर देते हैं कि देखो, एक तो पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम पढ़ा था। कब स्टार्ट हुआ था, 1920, और कब तक चला था, 1922 तक चला था। कब तक चला था, 1922 तक। फिर ये यहाँ पर चोरा चोरी नाम की जगह पर घटना घटी थी, वो आप देख चुके हो। और ये अब ये जो सीडीएम है, सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये स्टार्ट होता है 1930 में। कब स्टार्ट होता है,
1930 में। अब मेरे को ये बताएं कि जो डिमांड थी वो किसके सामने रखी थी? किसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। अब यहां पर इरविन की आंखें खुलती हैं। किसकी? इरविन की आंखें खुलती हैं। और क्या होता है? ये दबाव बनाया जाता है किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये बड़े लेवल का क्या होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा। ये 11 डिमांड इन्होंने रखी थी, हमें मान लेनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ तो मानते, जिसके कारण ये बड़े लेवल का जो मूवमेंट है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट इरविन पर दबाव डालती है कि इनको किस में बुलाओ? RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको कहते हैं गोल मेज सम्मेलन। क्या है? गोल मेज सम्मेलन में बुलाओ। किसको बुलाओ? महात्मा गांधी को बुलाओ। क्यों बुलाओ? कि ये देश के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है ना, अगर ये लंदन में चले गए, वहां पर चले गए, गोलमेज सम्मेलन में चले गए। ये गोलमेज होता क्या है, पहले इसको सुनो। एक गोल मेज होती है। क्या होती है? गोल मेज। वहां पर अलग अलग देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी कि प्रतिनिधि अलग अलग देशों के मीटिंग करते हैं। और उस गोल मेज यूज करने का मतलब क्या होता है? इसका कोई कॉर्नर नहीं होता, यानी कि एक स्पेसिफिक कॉर्नर नहीं होता, तो जिसके कारण सभी को क्या माना जाता है? इक्वल माना जाता है। तो इसी कारण इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कि ब्रिटेन के अंदर जितने भी व्यक्ति यहाँ पर इस गोल में सम्मेलन में आएंगे, जो कि अलग अलग कंट्री से आएंगे, तो वो सभी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। और इस आरटीसी में बुलाने का दबाव किस पर डाला जाता है? इरविन पर डाला जाता है। अब देखो, इरविन पर डाला जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट डालती है कि, और ये कहती है कि इसको बुलाओ। कहां बुलाओ? आरटीसी में बुलाओ, क्योंकि कौन सा मूवमेंट रुक जाएगा? सीडियम मूवमेंट रुक जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो होता है, ये जो इरविन वाला होता है, ये जो गोलमेज सम्मेलन होता है, ये 1930 में होता है, 1931 में भी होता है और 1932 में भी होता है। ध्यान से सुनना, 3 आरटीसी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितनी आरटीसी होती हैं? 3। यहां इनवाइट किया, किसको किया? महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया गया आरटीसी के लिए। महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि मैं इस आरटीसी में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं। अब ये देखो 1931, इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया। और यहां पर महात्मा गांधी क्या करेंगे? जो चलता हुआ मूवमेंट था ना, सीडीएम, उसको रोक के और कहां चले जाएंगे? आरटीसी के अंदर चले जाएंगे, उसको अटेंड करने के लिए चले जाएंगे। अब देखो, क्यों जाते हैं? क्या जरूरत थी जाने की? एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर चल रहा था। लेकिन हमेशा महात्मा गांधी ये सोचते थे कि कोई भी इंसान होने से पहले हो सकता है कि हम ब्रिटिशर से बातें करें, और जो हमारा जो इच्छाएं हैं, जो क्या है, विचार है, हम यहाँ पर जाकर व्यक्त करेंगे, तो वो हमारे विचारों को सुनेंगे और क्या करेंगे? हमारे ऊपर जो भी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, उनको ये कम कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? ब्रिटिशर्स कर सकते हैं। तो इस लालच में महात्मा गांधी दूसरी आरटीसी, सेकंड वाली आरटीसी में कहा चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं। और चलता हुआ मूवमेंट क्या कर देते हैं? चलते हुए मूवमेंट को रोककर और कहा चले जाते हैं? लंदन में आरटीसी को अटेंड करने चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? महात्मा गांधी आरटीसी को अटेंड करने चले जाते हैं। अब ये जो घटना घटी थी ना, ये जो साइन हुआ था, इसको लॉर्ड इरविन पैक्ट कहते हैं। लॉर्ड इरविन पैक्ट। ये हुआ था 5 मार्च 1930 में होता है, 31 में होता है। और यहाँ के बाद महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? लंदन के अंदर चले जाते हैं।
वहां पर देखो ऐसा नहीं है कि जो महात्मा गांधी है वहां रह रहे होंगे तो बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट इनके साथ हो रहा होगा। बहुत बेहतरीन, जो बहुत शानदार लाइफ यहाँ पर जी जाती है। यहाँ पर इनको बहुत अच्छे तरीके से क्या है जो सेवाएं हैं इनको प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर मौन व्रत रखते तो बहुत ही लंबे समय के बाद ये वापस आते हैं। और वहां पर एक व्यक्ति और भी गए थे जिनका भीमराव रामजी अंबेडकर, अंबेडकर भी तीनों आरटीसी में गए। 1930, 1931 और 1932 तीनों आरटीसी में जाने वाले कौन थे? बी आर अंबेडकर। कौन थे? बी आर अंबेडकर। कितनी आरटीसी में? तीनों आरटीसी में जाने वाले अकेले व्यक्ति थे। अब यहाँ पर महात्मा गांधी और किसका? महात्मा गांधी और जो अंबेडकर है, बी आर अंबेडकर है, उनके विचारों में मतभेद हो जाता है। और ये जो सेकंड आरटीसी थी ये सक्सेसफुल नहीं रहती, यानी कि यहाँ से निराशा हाथ में लगी। किसके हाथ में लगी? महात्मा गांधी के हाथ में लगी। और वापस लौट जाते हैं कहां पर? इंडिया में। और वहां से कहते हैं कि मैं अब ये मूवमेंट दोबारा स्टार्ट करने वाला हूं। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वहां से लंदन से ये कहकर आते हैं। और यहां पर जैसे ही इंडिया में आते हैं तो जवाहर लाल नेहरू और कुछ और लीडर्स कहाँ मिलते हैं? जेल के अंदर मिलते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स ने पहले ही एक्शन लिया कि इंडिया में पहुंचने से पहले जो मुख्य लीडर्स हैं उनको कहाँ डाल दे? जेल में डाल दे, ताकि दोबारा से जो मूवमेंट है वो स्टार्ट ना किया जा सके। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन किया महात्मा गांधी ने स्टार्ट दोबारा से ये 1931 में, और फिर ये 1934 में ये मूवमेंट अपने आप ही क्या हो गया? बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? इसका कारण क्या था कि महात्मा गांधी जी ने तो मजाक बना रखा है। कैसे? कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1920 में स्टार्ट किया था, उसको बंद कर दिया। यानी कि बेशक से कुछ वॉयलेंस हो गई थी, ब्रिटिशर्स भी तो वॉयलेंस कर रहे थे, अगर जरा सी वॉयलेंस हमने कर दी तो उसमें क्या ये बड़ी बात हो गई। तो इस बात से बहुत नाराज थे। कौन थे नाराज थे? इंडियन नाराज थे। ऐसे ही जब 1931 में महात्मा गांधी कब गए थे? मार्च में गए थे और दिसंबर में वापस आते हैं, तो फिर इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो उस जोश के साथ जो जनता थी वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। आगे चलकर 1934 में ये मूवमेंट, चलता हुआ मूवमेंट, अपने आप ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स जनता ने यहाँ पर नहीं दिया। एक बार थोड़ा सा रिकैप जल्दी से ले लेते हैं। यहां से स्टार्ट किया था, यानी कि हमने लास्ट कंसेप्ट छोड़ा था 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे बनाना स्टार्ट किया था। आगे फिर 31 जनवरी 1930 को क्या है? 11 डिमांड्स रखी गई थी। इरविन के सामने रखी, महात्मा गांधी ने रखी। उसमें एक डिमांड क्या थी? साल्ट की थी, यानी कि जो नमक होता है उसकी मोनोपोली को आपको क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। इसी तरीके से महात्मा गांधी साबरमती से दांडी तक की यात्रा का निर्णय लेते हैं कि अब मैंने 11 मार्च तक का टाइम इनको दिया था, इरविन को टाइम दिया था, तो 12 मार्च से ही एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? सीडीएम। सीडीएम कहां से स्टार्ट किया? साबरमती से दांडी तक की यात्रा 240 मील और 24 दिन चल रहा था। तो इस तरीके से हर दिन 10 मील की यात्रा तय करनी थी। और ये जो दांडी का इलाका है, तटीय इलाका है, जहां पर नेचुरल तरीके से क्या बन जाता है? अपने आप जो नमक है बन जाता है, या फिर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से फिर ये क्या है? आपका जो साबरमती है 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, लेकिन सुबह अगले दिन मॉर्निंग में जो साल्ट लॉ है उसको क्या कर दिया जाता है? ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसी तरीके से जो ये एनसीएम था ये 1920 से 22 तक रहा। ये कब तक रहा? ये 1934 तक रहा। और इरविन को पर दबाव आता है कि किसको बुलाओ आरटीसी के अंदर? महात्मा गांधी। आरटीसी क्या होती है?
एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें विभिन्न देशों के कार्यकर्ता क्या है आपस में मीटिंग करते हैं। कितनी कितनी आरटीसी होती है? 19। 3 आरटीसी होती है, 30, 31, 32। इस सेकंड वाली आरटीसी में जाते हैं और थर्ड वाली में भी महात्मा गांधी नहीं जाते हैं। इस तरीके से इसमें तीनों में जाने वाले कौन व्यक्ति थे? B.R. अम्बेडकर क्या है तीनों आरटीसी में जाने वाले व्यक्ति हैं। जिसमें ये जो सेकंड वाली आरटीसी है इनमें कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। किस किस के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाते हैं? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, किसके हाथ नहीं लगता? महात्मा गांधी के कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो वापस आते हैं, वापस आने के बाद मूवमेंट को ये कहते हैं कि मैं दोबारा से मूवमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहाँ आते हैं तो कई सारे लीडर्स जो थे वो किस में मिलते हैं? जेल के अंदर मिलते हैं। और ये मूवमेंट 1934 में अपने आप ही क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब देखो यहां, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये देखो, ये है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साल्ट मार्च गांधी एंड वाई। अब ये यहाँ इस तरीके से लिखा होता है, इतना बहुत बेहतरीन तरीके से कम समझ में आता अगर मैं वैसे ना समझाती तो अब समझने के बाद देखो कितना अच्छा लगता है। हाउ लेटर्स टू द वायसरॉय इरविन स्टेटिंग द 11 डिमांड टू बी फुलफिल्ड बाय द 11 मार्च। महात्मा गांधी ने कहा कि 11 मार्च तक हमारी क्या है 11 डिमांड को मान लिया जाए, लेकिन माना नहीं माना। अब महात्मा गांधी क्या है साबरमती से दांडी तक की यात्रा क्या तय करते हैं कि हम यात्रा तय करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय द मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, यानी कि हम जो मोनोपोली डिसाइड कर रखी है किसने? ब्रिटिशर्स ने, उसको हम क्या है अब तोड़ने वाले हैं। एनसीएम वर्सेस सिविल डिसोबीडियंस। एनसीएम में तो ये था कि एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था कि ब्रिटिशर्स की जो संस्थाएं हैं ना वहां पर हमें काम नहीं करना। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये होता है जितने भी नियम और कानून बनाए हैं किसने बनाए हैं? ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, उनको अब क्या करना है? तोड़ना है। रिफ्यूज टू पे टैक्स, टैक्स नहीं देना है। फॉरेस्ट लॉ, यानी कि जो फॉरेस्ट लॉ बना रखे हैं कि जंगलों में कौन जाएगा, कौन लकड़ियां लेकर आएगा, कौन इस पर काम करेगा, वो सारे के सारे जो नियम है वो आपको अब तोड़ने हैं। स्टार्टिंग 12 मार्च 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल, मैंने बताया ना 5 को पहुंच गए थे सुबह मॉर्निंग में। 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाया। किसने उठाया? महात्मा गांधी ने उठाया और ये कहा आज से मैं क्या है जो नमक कानून है उसको तोड़ने का काम करता हूं। आगे देखें, वाई कंज्यूम बाय द, ये मैंने बताया ना कि जो गरीब व्यक्ति थे अमीर व्यक्ति थे वो सभी किसका यूज करते थे? वो आपका नमक का इस्तेमाल किया जाता था। मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड। अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब्दुल गफ्फार खां, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। प्रोटेस्ट बाय द मासेस कॉलिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1930, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन दिसंबर 1931। गांधी जी रीलॉन्च द डिसअपॉइंटमेंट बट लॉस्ट इट मोमेंट। ये कह रहे हैं मोमेंटम, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो गांधी जी है 1931 में दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इनको निराशा हाथ लगती है। उस जोश के साथ जो जनता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। किस मूवमेंट में? साल्ट मार, ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। कहने का मतलब वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। किस बात से नाराज हो गए थे? कि महात्मा गांधी कभी किसी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और कभी किसी मूवमेंट को क्या कर देते हैं? कॉल ऑफ कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा साल्ट मार्च वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। आगे फिर इसके इम्पैक्ट देखेंगे कि वुमेन किस तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं, जो रिच पीजेंट हैं, पुअर पीजेंट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इस बात को हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप बेटे ना ही तो वीडियोस को शेयर करते हैं और अच्छे तरीके से पूरी क्लास को देखा करो ध्यान से, क्योंकि ये नहीं पता कि कहां से कौन सा एमसीक्यू बन जाए और कौन सा एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाए। तब तक के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, चैनल के बारे में बच्चों को बताएं और सब्सक्राइब करें। और बच्चों को अब आपकी छुट्टियां
क्या है, ओवर होने वाली है, आपके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो बाकी बच्चों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।